क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं ये प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हैं और नागरिक के साथ साथ कुछ मौलिक अधिकार हमारे विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। तो ये मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध हमें संरक्षण प्राप्त करते हैं कि राज्य। नमस्कार दोस्तों, प्रकाश क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने नागरिकता से संबंधित प्रावधान पढ़े थे। आज हम अपनी उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है संविधान का भाग 3 और इस भाग 3 में दिए गए हैं मौलिक अधिकार। देखिए, इस मौलिक अधिकारों के बारे में अगर हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि इस मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, इन फंडामेंटल राइट्स का क्या मतलब होता है? तो फंडामेंटल यानी कि मौलिक से मतलब अर्थ ऐसे अधिकारों से होता है जिनके बिना उस व्यक्ति के जीवन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। मतलब अगर हम उस व्यक्ति से उसके फंडामेंटल राइट्स ले लें तो उस व्यक्ति के जीवन में कोई मतलब नहीं है, जीवन और जेल एक समान हो जाएगी। उसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का ये प्रावधान आया कहाँ से? जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किया। तो उसमें चूंकि हमने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया तो व्यक्ति को कुछ अधिकार देना जरूरी समझा, क्योंकि बिना अधिकारों के कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था चल ही नहीं सकती। तो व्यक्ति को कुछ अधिकार देना जरूरी समझा, जिसमें कुछ राजनीतिक अधिकार होते, कुछ राजनीतिक अधिकार होते, कुछ हमारे सामाजिक अधिकार होते और कुछ होते हमारे आर्थिक अधिकार। मुख्य रूप से हम इन 3 कैटेगरीज में अपने अधिकारों को बांट सकते हैं। तो राजनीतिक अधिकार, जैसे मान लिया कोई संवैधानिक पद धारण करना है, वो हमारा राजनीतिक अधिकार हो गया। समाज में छुआछूत है, उसको समाप्त करना है तो वो हमारा सामाजिक अधिकार हो गया। और हमें रोजगार लेना है, रोजगार प्राप्त करना है, ये हमारा आर्थिक अधिकार हो गया। तो जब भारत आज़ाद हुआ उस समय की अगर परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें तो भारत की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो भारत सरकार यानी कि भारत की संविधान सभा उस समय आर्थिक अधिकारों को गारंटी के रूप में दे पाने की स्थिति में नहीं थी कि हम भारत के प्रत्येक नागरिक को आजीविका का अधिकार सुनिश्चित करते हैं। ऐसे अधिकारों को देने की स्थिति में भारत सरकार नहीं थी। तो दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन किया गया। उसमें मुख्य रूप से 2 संविधान, एक हमारा अमेरिकी संविधान और दूसरा था आयरलैंड का संविधान। इन 2 संविधानों का अध्ययन किया गया तो उसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने ये निष्कर्ष निकाला कि अभी हमारा देश चूँकि सीमित संसाधन है तो उन सीमित संसाधनों के बल पर जो अधिकार दे पाने में सक्षम है उन अधिकारों को हम गारंटी के रूप में देंगे कि इन अधिकारों को तो आपको मिलना ही मिलना है, और अगर राज्य इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आप उस मौलिक अधिकार की प्राप्ति के लिए हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इन अधिकारों को भाग 3 में शामिल किया गया, जिनको गारंटी के रूप में दिया गया कि अगर इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये अधिकार हमारे सामान्यतः राजनीतिक अधिकार थे और इसमें कुछ अधिकार हमारे सामाजिक अधिकार थे। लेकिन आर्थिक अधिकारों को देने की स्थिति में उस समय हमारा देश नहीं था। तो एक व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ली गई। इस आयरलैंड के संविधान में कुछ ऐसे ही आर्थिक अधिकार थे जिनको उस समय वहाँ की सरकार गारंटी के रूप में देने में सक्षम नहीं थी। तो उन अधिकारों को आयरलैंड ने एक अलग कॉन्सेप्ट में शामिल किया था, नीति निदेशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो नीति निदेशक तत्व होते हैं ये हम अगली क्लास में जब हमारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे तब हम देखेंगे, काफ़ी डिटेल में देखेंगे। ये नीति निदेशक तत्व भी एक तरह के हमारे अधिकार ही हैं जो राज्य के लिए कर्तव्य के रूप में है। इनमें और मौलिक अधिकारों में अंतर सिर्फ इतना है कि यदि राज्य मौलिक अधिकारों का हनन करता है, इनकी पूर्ति नहीं कर पाता है, तो कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने इन मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकता है। लेकिन नीति निदेशक तत्वों के लिए अगर राज्य प्रयत्न नहीं कर पा रहा है
तो नागरिक उनके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते कि देखिए राज्य नीति निर्देशक तत्वों की पूर्ति नहीं कर रहा है। ये राज्य के कर्तव्य है और ये वही कर्तव्य हैं जो एक तरह के हमारे आर्थिक अधिकार थे। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए, ये लिए गए थे आयरलैंड के संविधान से, और बाकी के जो हमारे ये वाले अधिकार थे जिनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, मौलिक अधिकार बोलते हैं, ये हमारे लिए गए थे अमेरिका के संविधान से। तो ये कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, कई बार क्वेश्चंस बने हैं कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो वो हैं आयरलैंड के संविधान से। और मौलिक अधिकारों की बात करें, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। अब ये जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं ये संविधान के भाग 3 में शामिल किए गए हैं, इनको भाग 3 में जगह दी गई, और चूंकि भाग में शामिल किए गए तो कुछ आर्टिकल्स भी होंगे। तो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जितने भी अनुच्छेद हैं ये सभी अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इन सभी अनुच्छेद को हम अलग अलग पढ़ेंगे। इन 12 से 35 तक जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं इनको मुख्य रूप से 6 कैटेगरी में बांटा गया है। इन 6 की 6 कैटेगरी को हम अलग अलग ढंग से समझेंगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो 12 से 35 तक के जो हमारे मूल अधिकार दिए हुए हैं, इन मूल अधिकारों को हम 3 कैटेगरी में पहले बांटते हैं, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। इसमें मूल अधिकार नहीं दिए गए हैं। जो अनुच्छेद 14 से 32 तक की हमारी दूसरी कैटेगरी है, इस 14 से 32 तक की कैटेगरी में हमारे कुल 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। और जो 33 से 35 तक की जो कैटेगरी है इसमें भी हमारे मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकार से ही संबंधित दूसरे प्रावधान किए गए हैं 33 से 35 तक। तो जो अनुच्छेद 12 और 13 है, इस अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं ये प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हैं और नागरिक के साथ साथ कुछ मौलिक अधिकार हमारे विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। तो ये मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध हमें संरक्षण प्राप्त करते हैं कि राज्य किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करेगा। यहाँ पे राज्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है अनुच्छेद 12 में कि राज्य किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करेगा। तो जो राज्य शब्द इस्तेमाल किया गया है, इस राज्य शब्द में क्या क्या शामिल किया जाता है, तो इस राज्य में, इसमें राज्य की परिभाषा जो दी गई है, इसमें संसद शामिल की गई है, राज्य विधानमंडल शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारी स्थानीय सरकारें होती हैं, जो हमारी नगर पालिका है, पंचायत है, ये शामिल किए जाते हैं। और इसके अलावा एक और आ जाता है अन्य प्राधिकरण। जो हमारी राज्य की परिभाषा है, इस राज्य की परिभाषा में कुल मिला के 4 फैक्टर से शामिल होते हैं। एक होती है हमारी संसद, मतलब संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन करती हो। राज्य विधानमंडल शामिल किए जाते हैं, राज्य के विधानमंडल भी ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी स्थानीय प्राधिकारी होते हैं, जैसे हमारी नगर पालिका हो गई, नगर निगम हो गए या पंचायतें हो गई, इनको भी ऐसा अधिकार नहीं है जो मूल अधिकारों को हनन करने वाले कानून को बना सकें। जो अन्य प्राधिकरण आते हैं, अन्य प्राधिकरण में वो अथॉरिटीज शामिल की जाती हैं जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संबंध होता है सरकार से और जो कानून बनाते हैं। जैसे मान लिया रेलवे है या कोई भी PSU है, जो प्राइवेट सेक्टर्स यूनिट्स होते हैं वो हैं, जैसे SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सब हमारी किस में आ जाती हैं, अन्य प्राधिकरण में आती हैं। और ये भी अपने कर्मचारियों के लिए कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती हैं जो उनके मौलिक अधिकारों का हनन करते हों। तो अनुच्छेद 12 में तो राज्य की परिभाषा दी गई है। जो अनुच्छेद 13 आता है, अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि कोई भी ऐसी विधि नहीं होगी जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करती हो। इस अनुच्छेद 13 को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग कहता है संविधान पूर्व विधियां, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उससे जो पहले की विधियां बनी हुई हैं, जो पहले से कानून बने हुए हैं जो अंग्रेजों के समय के, तो उनके बारे में कहा गया है कि जो संविधान पूर्व विधियां हैं वो
उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। छोटा सा एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं, जैसे मान लिया ये ऐसे कोई इतना बड़ा कानून है, इस कानून का इतना हिस्सा मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, क्योंकि ये संविधान लागू होने से पहले बना हुआ है। मान लिया 1940 में ये कानून बना है और इतना हिस्सा मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो पूरा कानून समाप्त नहीं होगा। सिर्फ इतना कानून जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है उस सीमा तक वो कानून समाप्त हो जाएगा, बाकी का कानून लागू रहेगा। 13 के दूसरे भाग में कहा गया है संविधान लागू होने के बाद बनने वाली विधियां। इसमें बताया गया है कि संसद अब ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी या राज्य विधानमंडल या स्थानीय सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगी जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों। ये तो राज्य और विधियों के बारे में बताया गया है। जो हमारे वास्तविक मूल अधिकार हैं वो दिए गए हैं अनुच्छेद 14 से 32 तक, और इस 14 से 32 तक कुल मिला के हमारे 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आपसे यहाँ से क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं। जब भी आपसे मौलिक अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेंगे कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, या शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो ये सभी अनुच्छेद हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है हमारा समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार है ये दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कितने अनुच्छेद में कहां से कहां तक समानता का अधिकार दिया गया है, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। फिर आ जाता है हमारा 19, अनुच्छेद 19 से 22 तक। ये आ जाता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। हम क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, अभिव्यक्ति वगैरह की हमारी जो स्वतंत्रता आती है, प्रेस की स्वतंत्रता आती है, वो हमारी इसी में आ जाती है, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर अनुच्छेद 23 से 24, 23 और 24 दो अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण कर रहा है या राज्य दूसरे व्यक्ति का शोषण कर रहा है तो उसके विरुद्ध उस व्यक्ति के पास क्या क्या अधिकार होंगे, ये दिया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में। इसके बाद आ जाता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये दिया गया है अनुच्छेद 25 से 28 में। अभी ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इस अधिकार को लेके एक विवाद भी छिड़ा हुआ है कर्नाटक में। कर्नाटक में कुछ छात्राएं स्कूल में हिजाब पहन के जो है क्लास में एंट्री करने की कोशिश कर रही थी, तो वहाँ के विद्यालय प्रशासन ने उनको क्लास में एंट्री नहीं दी और कहा कि आपको एक कॉलेज का जो निश्चित ड्रेस कोड है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इस वजह से वो जो छात्राएं थीं वो पहले तो काफ़ी हंगामा हुआ, लेकिन इसके बाद जब कॉलेज को बंद कर दिया गया तो वो छात्राएं हाई कोर्ट चली गई हैं। अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और हाई कोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि हम क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे ये हमारे समानता और स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। इसके अलावा ये हमारे अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता में भी आता है। तो कर्नाटक का जो हिजाब का अभी जो विवाद देखने को हमें मिल रहा है ये हमारा इस अनुच्छेद से जुड़ता है। हालांकि ये कितना जो है इस पर टिक पाएंगी वो छात्राएं, ये तो अब कोर्ट के डिसीजन में भी हमको देखने को मिलेगा। हालांकि अभी हाई कोर्ट ने हिजाब पहनकर आने पर रोक लगा दी है कि आप स्कूल में हिजाब पहनकर नहीं आएंगी, क्योंकि स्कूल में जो ड्रेस कोड होता है वो समानता के लिए लाया जाता है ताकि बच्चों में एक समानता की भावना आए। तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का हमारा अधिकार है ये अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। फिर अनुच्छेद 29 और 30, इन दो अनुच्छेद में शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। बीच में एक हमारा अधिकार और आता था जो संपत्ति के अधिकार के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब उस अनुच्छेद को, उस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। ये अनुच्छेद 31 और यही अनुच्छेद 19 का भी एक अनुच्छेद जुड़ता था, उसमें संपत्ति का अधिकार आता था। उस संपत्ति के अधिकार को हटा देकर अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो पहले हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या 7 होती थी, अब वो हो गई है 6। तो 29 और 30 इन दो में आते हैं शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 31 हमारे संपत्ति के अधिकार को हटाया जा चुका है।
और इसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये जो संवैधानिक उपचार के अधिकार का मतलब ये होता है कि अगर इन पांचों अधिकारों में से किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अधिकार के साथ जा सकता है कि मेरे इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है और आप इस मौलिक अधिकार को लागू कीजिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट हमारा मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो वो हमारा आ जाता है सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा जो हमारा भाग 3 है, इस भाग 3 को हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं, संविधान का मैग्ना कार्टा। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है संविधान का मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं, तो संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को बोलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट संविधान का मूल अधिकारों का संरक्षक है। और ये अनुच्छेद 32 जिसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। और अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है कि मेरे इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को मना नहीं कर सकता संरक्षण देने से, क्योंकि ये भी उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। तो ये थे हमारे संविधान के 6 मौलिक अधिकार। अब इन सभी अनुच्छेद को हम बारीकी से एक एक करके पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार अलग पढ़ेंगे, समानता का अलग पढ़ेंगे, ऐसे करके सभी अनुच्छेदों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। ये हम अपनी अगली क्लास में करेंगे।